मेरा नाम रचना नौटियाल है। फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब उन चिड़िया से है जो कि उड़ नहीं पाती हैं और वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व भर में वो किस प्रकार से फैली हुई हैं, इस विषय में आज हम थोड़ी सी वार्ता करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा जनरल इनके बारे में एक आइडिया देने की मेरी कोशिश है कि इनमें ऐसा क्या इनका शारीरिक और इनका आंतरिक जो है इनकी बनावट किस प्रकार की होती है कि ये चिड़ियाएं उड़ने में असमर्थ होती हैं। अगर हम इनमें थोड़ा सा इसको हम इलाबोरेटली अगर हम देखते हैं तो ये लिखा है कि दैट फ्लाइटलेस बर्ड्स आर बर्ड्स व्हिच लैक द एबिलिटी टू फ्लाई, यानी कि वो उड़ नहीं पाती हैं, रिलाइंग इंस्टेड ऑन द एबिलिटी टू रन और स्विम। इसके बजाय वो दौड़ने में और वो तैरने में वो ज्यादा सक्षम होती हैं। देयर आर अबाउट 40 स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस टुडे। लगभग 40 स्पीशीज जातियां इस ऐसी चिड़ियाओं की हैं जो कि विश्व भर में जो उड़ नहीं पाती हैं। द बेस्ट नोन बीइंग द ऑस्ट्रिच। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनमें कि शुतुरमुर्ग, एम्यू, कैसोवरी, रिया, कीवी एंड पेंगुइन्स हैं। मुख्य रूप से ये जो चिड़ियाएं होती हैं जो उड़ने में असफल हैं या असमर्थ हैं, इनमें जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो कम विकसित होती हैं। दे डू नॉट हैव कील स्टर्ना। उनका जो थोरैसिक पार्ट होता है उसके बीच में एक बोन है जो उनके मसल्स को सपोर्ट देती है, विच इज कॉल्ड कील। दैट इज नॉट फाउंड इन दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स। And the other is their wishbone यानी फर्कली आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये भी एक क्लैविकल से मिलकर के बनी हुई बोन होती है थोरैसिक रीजन में, जो कि अगेन इनके जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उनको उनके अटैचमेंट के लिए ये फर्कली बनी होती है, जो इसमें एब्सेंट होती है फ्लाइटलेस बर्ड्स में। इसी वजह से इन मसल्स के स्ट्रांग ना होने की वजह से या इन बोन्स के ना होने की वजह से ये जो चिड़ियाएं हैं ये उड़ने में असमर्थ होती हैं। दे हैव सिंप्लीफाइड विंग स्केलेटन्स एंड मस्कुलेचर। इनमें बहुत ही सिंपल तरीके का साधारण से प्रकार का इनमें इनके पंख होते हैं और उसका स्केलेटन होता है और मसल्स होती हैं। देयर लेग्स आर स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिवली। अगर हम उड़ने वाली चिड़ियाओं को देखते हैं तो उनके पैर थोड़े से कमजोर होते हैं, उनमें मसल्स और उनका जो विंग्स होते हैं वो ज्यादा उनमें स्ट्रांग होते हैं, जबकि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं इनके लेग्स ज्यादा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं एंड दे डू नॉट हैव द एयर चैम्बर्स। एयर चैम्बर्स होने की वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, दे आर एबल टू फ्लाई बिकॉज दीज एयर चैम्बर्स दे आर नॉट फाउंड, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी फ्लाइटलेस बर्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू फ्लाई एक्सेप्ट द फीमर्स। फीमर्स में ये होते हैं। देयर टेल एंड फ्लाइट feathers have retrogressed to or have become decorative plumes। जो इनके टेल यानी कि जो इनका पश्च भाग होता है, पीछे का भाग होता है, पूंछ हम जिसको बोलते हैं, उनमें और जो इनके उड़ने के लिए जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो रिट्रोग्रेस मीन्स दे आर अंडर डेवलप्ड। वो कम वेस्टिजियल प्रकार के होते हैं, अवशेषी प्रकार के होते हैं, कम विकसित होते हैं एंड हैव बिकम डेकोरेटिव प्लूम्स। और वो ज्यादा मुख्य रूप से उनको जो है सिर्फ सराहने के रूप में हम उसको देखा जाता है। दे हैव नो फेदर वेन्स। उनमें फेदर वेन्स नहीं पाई जाती, विच मीन्स दे डू नॉट नीड टू ऑयल देयर फीदर्स। ये सब चीजें जो है ऑयल फीदर्स में जाने के लिए ये सब उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो ऑयल होता है एंड जो प्रीन ग्लैंड से ये ऑयल निकलता है एंड दैट इज टू सपोर्ट द फीदर्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। So they have no separation of pteryle and apterygium, and finally they have Paleognathus palate। Paleognathus palate जो है वो एक जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं इनका एक मुख्य एक इनकी विशेषता है, ये एक स्कल में एक इस तरीके से पायलट पाया जाता है जिसको कि हमने नाम दिया है पेलियोग्नाथस। तो जहां पर भी हम पेलियोग्नाथस पायलट की बात करते हैं, इसका मतलब हम रेटिटी यानी कि हम फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये उसके बिल्कुल ही उसका एक हम उसको कह सकते हैं कि अगर हम पेलियोग्नाथस पायलट है, दैट मीन्स द बर्ड विल automatically will be flightless bird। Two key differences between flying and flightless birds are the smaller wing bones of flightless birds and the absent or greatly reduced keel on their breastbone।
ये मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि उनमें इन दोनों चीजों का अभाव होता है, जिसकी वजह से चिड़ियाएं उड़ने में असफल होती हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात हम कर रहे हैं। द कील एंकर्स मसल्स दे फॉर विंग मूवमेंट्स। तो ये मैंने आपसे सब बता दिया है कि इस प्रकार से जो कील होती हैं ये एंकर करता है, सपोर्ट करता है किसको, विंग मूवमेंट्स को। तो इन सब चीजों की क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड्स में एब्सेंस होती है, दैट इज व्हाई दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स दे आर नॉट, they cannot fly. Then इसमें थोड़ा सा इनका एक क्लासिफिकेशन को देने की कोशिश की गई है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स दे आर कैटेगराइज्ड अंडर दी रैकेटी, दे आर कॉल्ड एज रैकेटी। तो अगर हम बात करें इनका क्लासिफिकेशन की तो द क्लास इज एज एंड देन ऑफ द क्लास एज इट इज अ सबक्लास न्यूरन्थिस। Then this Neuranthus is having a superorder. There may be some other superorder, but it's a superorder Paleognathus which finally gives the orders which are related with the flightless birds, and they are the Struthoniformes, Reiformes, Cassoformes and Apterygiformes. So ये आप जितने चारों ऑर्डर्स देख रहे हैं, इन चारों ऑर्डर्स के जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, उनके बारे में उनके जनरल कैरेक्टर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आज थोड़ा सा इसमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। These are the डिटेल्स इसमें कोशिश की गई है कि जो ऑर्डर हमने जो बात करी ऑर्डर्स की, तो उन ऑर्डर्स में कौन सा एनिमल, कौन सी चिड़िया है जो उसका एग्जाम्पल है और वो विश्व के किस भाग में वो पाया जाता है। जैसे हम स्ट्रूथनिफॉर्मिस की बात करते हैं तो इसमें शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो है ये इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल है, और जो साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका इन जगहों पर ये प्राय पाया जाता है। देन रीफॉर्मिस इज रियाज ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो एनिमल्स हैं ये साउथ अमेरिका के में ये फ्लाइटलेस बर्ड पाई जाती है। देन कैजुरिफॉर्मिस, दे आर दी कैजुवरीज एंड इमोस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया और एडजेसेंट आइलैंड्स जैसे न्यू गिनी है एंड देयर आर फ्यू मोर्स जहां पर कि ये कैजुवरीज एंड इमोस पाई जाती हैं। एप्टेरिगिफॉर्मिस, कीवीज एंड मोआज ऑफ न्यूजीलैंड। आपको ये सुनकर के बहुत ही एक सुखद आश्चर्य होगा कि ये पूरा का पूरा जो हम ऑर्डर्स को जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये सब अगर हम विश्व को देखते हैं तो मैप को देखते हैं तो उसके सदर्न रीजन में ये सब पाई जाती हैं। साउथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एडजेसेंट आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, ये सब हमारा जो अगर हम देखते हैं ग्लोब अपना, तो उसके सदर्न रीजन में ये सब लोकेटेड हैं। So means it is very much apparent, और हम ये सब बड़े मुख्य रूप से हम ये सब देख पा रहे हैं that they have a discontinuous distribution. Means if one bird is found here, that is not found here. And if ostrich is found in South Africa, so it will not be present in, or it is not present, it is not found in Australia or in South America. So this kind of distribution, when one is restricted or it is endemic to a particular place or particular the area, that means that this shows their discontinuous distribution. अगर एक चिड़िया यहाँ इधर भी हो, यहाँ विश्व के इस वाले हिस्से में भी होती, यहाँ पर भी होती, तब हम उसको एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हम उसे कह सकते हैं कि वो एक समान रूप से सब जगह पाई जा रही है। लेकिन अगर एक चिड़िया अलग अलग जगहों पर रेस्ट्रिक्टेड होकर के रहती है और वहीं वो पूरा जीवन बिताती है, तो ये इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, माने कि असमान उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका फैलाव है वो असमान रूप से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिया जो है, दिस इज साउथ अमेरिका, ये मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से नहीं यही पाई जाती है, इट इज एंडेमिक टू दिस एरिया, एंड ऑस्ट्रिच इज एंडेमिक टू द अफ्रीकन दिस area, continent, and this is Apteromis. This is obviously found in this Madagascar island, and this some part of the Africa, and this is emu. Emu is found in Australia, and it is endemic to this part, and cassowary also. This is New Guinea, and these two animals, they are endemic to this region only, and these are the moas and the kiwis. I have not mentioned the picture of the kiwi here. And that kiwi and the moas, they are the endemic to the New Zealand. This is a New Zealand island.
they are endemic to this area. So hence we can say that these all birds which are flightless, they show an discontinuous distribution globally. Now अगर हम इसको ह्यूमन के साइज में, मानव के साइज के कंपैरेटिवली अगर हम इन चिड़ियाओं को, अगर हम इनका साइज देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ी, दिस इज मेडागास्कर, दिस इज फ्लाइट एलिफेंट बर्ड वी कॉल इट, एंड दिस इज मोआ न्यूजीलैंड. It is a bird, flightless bird, which ranges around more than 3 meters. It is 0 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter. So it is more than 3 meters sometimes. And this is moa, which is endemic to New Zealand. It is 2.5 to 3 meters in height. This is ostrich, which is endemic to Africa. ये जो बर्ड है ये अफ्रीका में आप देख रहे हैं कि 2 मीटर से भी ऊंची है. देन एमू, विच इज ऑस्ट्रेलिया रेस्ट्रिक्टेड बर्ड, ये जो है दिस इज राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन 1 and 2 मीटर्स के बीच में हम इसको पा रहे हैं. देन कैसोवरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज न्यू गिनिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ये भी लगभग 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब लंबी ऊंची चिड़िया है. और ऐसे ही रिया साउथ अमेरिका में है, पाई जा रही है, ये भी इतनी लंबी है. और ये कीवी, ये स्मॉलेस्ट साइज की फ्लाइटलेस बर्ड, ये ग्लोबली इसको हम वी आइडेंटिफाइड दिस बर्ड एज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड विच इज कॉल्ड एज कीवी एंड एंडेमिक टू द न्यूजीलैंड. तो आप इस तरीके से ये एक ह्यूमन का एक बना हुआ तस्वीर बनी हुई है. आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये चिड़िया जितनी भी हैं ये इंसान से कितनी ऊंची चिड़ियाएं हैं ये. नेक्स्ट कुछ और चीजें जो इनके बारे में इनको विशेष बनाती हैं, दैट ऑस्ट्रिचेस जो शुतुरमुर्ग हैं, दे हैव ग्रेटेस्ट डाइमॉर्फिज्म. डाइमॉर्फिज्म सबसे ज्यादा इनमें जो है वो मेल और फीमेल को देखने पर उनमें हम अपेरेंटली बाह्य रूप से हम बता सकते हैं कि दे हैव दिस इज अ मेल ऑस्ट्रिच एंड दिस इज अ female ostrich. Dimorphism is when two animals, morphologically different two animals. So it is very much there in the ostriches. And then rhea shows some dichromatism during the breeding season. Dichromatism is it is a form of, it is a kind of dimorphism where there is the colored, plumes are there in the during the sexual breeding season, sexual period. And then emu and cassowaries and kiwi show some dimorphism predominantly in size. Their dimorphism is, it is apparent in their size. Sometimes the female is more bigger, more huge than a male. So the next is while the reticulates share a lot of similarities, they also have major differences. ये जैसे कि हमने देखा कि सभी नहीं उड़ पा रही हैं, डाइमॉर्फिज्म सब चिड़ियाओं में दिखाई दे रहा है हमको, और भी कई प्रकार के सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उसके अलावा उनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखने को हमें इसमें मिलते हैं. अभी हम आगे और इनको जब हम इंडिविजुअली जब हम एनिमल्स को पढ़ेंगे तब हमें वो ज्यादा क्लियर होंगे. जैसे कि जो शुतुरमुर्ग होते हैं इनमें सिर्फ 2 टो इनके, 2 नीचे इनके वो होती हैं, उंगलियां होती हैं, विद वन बीइंग मच लार्जर देन द अदर. एक ज्यादा बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है. कैसोवरीज हैव डेवलप्ड लॉन्ग इनर टोनेल्स यूज्ड डिफेंसिवली. कैसोवरीज में लंबे लंबे नाखून होते हैं जो कि उसको उसकी सुरक्षा के में उसको मदद करते हैं. ऐसे ही ऑस्ट्रिचेस एंड रियाज हैव प्रोमिनेंट विंग्स. इनमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े विंग्स होते हैं. although they do not use them to fly, भले ही वो उड़ने में उनको मदद नहीं करते हैं, वो उनका इंटरनल उनका कैरेक्टर इस प्रकार का है कि वो उनको सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से बट दे हैव द डिफरेंस. दे डू यूज देम इन कोर्टशिप एंड प्रेडेटर डिस्ट्रैक्शन. वो उनको अपने ब्रीडिंग टाइम पर एंड अपने जो उनके जो दुश्मन होते हैं उनके अपने सुरक्षा के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इन बर्ड्स के बारे में हमने बताया. अब हम एक एक इंडिविजुअल को हम थोड़ा सा इलाबोरेटली हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ना चाहेंगे. जैसे ऑस्ट्रिच है शुतुरमुर्ग, इसका जोलॉजिकल नेम इज स्ट्रूथियो, जिसमें नोन स्पीशीज आर 4 हैं. इसमें 4 नोन स्पीशीज आर टिल डेट आइडेंटिफाइड.
इसके बारे में अगर हम एक जनरल व्यू लेते हैं तो ये अफ्रीका अरेबियन रीजन्स के एरिड पार्ट में पाया जाता है और ये अक्सर ग्रुप में ये चलते हैं, अकेला आप सॉलिटरी एनिमल नहीं है, इट ट्रेवल्स इन ग्रुप। देन इट इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, लिविंग जो जिंदा है ऐसी ये लार्जेस्ट चिड़िया है, विच इज मोर देन 2.5 मीटर्स इन हाइट एंड अप्रोक्सीमेटली द वेट इज 150 किलोग्राम। देन हेड, नेक, लेग्स स्पार्सली फेदर्ड। इसमें अगर आप देखें कि सिर, इसकी नेक और इसके जो पैर हैं उनमें पंख नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें स्पार्सली कहीं कहीं पर होते हैं, अलबत्ता नहीं पाए जाते हैं। देन डिफरेंस इन कलर्स ऑफ प्लूमेज इन मेल एंड फीमेल, जैसे कि आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेरी मच इन दी ऑस्ट्रिच, it is very well developed, so hence it is written here the difference in color of plumage, जिनके पंख होते हैं उनमें कलर्स में डिफरेंस होता है मेल फीमेल में। यहाँ आप देख रहे हैं दे आर वाइट, दिस आर वाइट, ये दिस इज अ मेल, इट इज चेजिंग अ फीमेल एंड these are the brown plumage in a female animal. So the tail and wing feathers are white, rest are black in male. Then yes, then skin can be made into leathers. Skin जो है इसकी, उसका हम लेदर चमड़ा बनाने में हम उसको मदद करते हैं, उसकी मदद ली जा सकती है। Then can run at speed of 80 किलोमीटर, इतना तेज ये एनिमल दौड़ता है शुतुरमुर्ग कि ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, दौड़ सकता है। कवरिंग मोर देन 8 मीटर्स इन सिंगल स्ट्राइड, एक ऊंची कूद में ये 8 मीटर के करीब जो है डिस्टेंस को कवर करता है। Then each foot has 2 toes, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया। beak and feet serve as weapon of defense, जो इसकी चोंच है और जो इसके पैर हैं वो ऑर्गन फॉर डिफेंस का काम करते हैं, अपने आप को बचाने में मदद लेते हैं। Then polygamous animal, one male with so many female partners is called as polygamous animal. So this is a peculiar character in this Struthio, and eggs are large, nearly 1.5 kilogram in weight. इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, सभी लोग, हम सभी एक जनरल उसमें हम जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं, तो लगभग इनका वजन जो है वो भी काफी ज्यादा होता है, विच इज 1.5 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली इनका वजन है। इजिली डोमेस्टिकेटेड, इनको बड़े आराम से इनको पाला जा सकता है। एंड मीट ऑफ लिटिल यूज, इनका मीट बहुत ज्यादा अच्छा टेस्टी नहीं होता, पैलेटेबल नहीं है, so but that is why it is of little use. Then feathers are used to decorative plumes by women in their hats. पुराने जमाने में, और हम जब भी हमको इस तरीके के हम पिक्चर्स देखते हैं जो हैट लगाती हैं लेडीज, उनके हैट्स में अक्सर शुतुरमुर्ग का जो पंख है उसको उनको हम इस्तेमाल किया जाता था। देन रिया, दूसरी चिड़िया, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 3 स्पीशीज, इट्स जूलॉजिकल नेम, 3 स्पीशीज इसकी नोन है और ये साउथ अमेरिका के प्लेन्स में पाया जाता है ये एनिमल। दिस इज 1.5 मीटर्स इन हाइट, आप देख रहे हैं। 3 क्लॉड टोड, अगर हम इसको ध्यान से देखें 1 2 3, तो इनमें 3 जो है क्लॉड, आगे से क्लॉ जैसे निकला होता है, पैने जैसे इनके नेल्स होते हैं। देन हैबिट सिमिलर टू ऑस्ट्रिच, लगभग इसकी जो इसकी रहन सहन है वो शुतुरमुर्ग से काफी मिलता है। रूडिमेंट्री विंग्स आर बेटर डेवलप्ड देन ऑस्ट्रिच, इसके जो विंग्स होते हैं विच आर रूडिमेंट्री मीन्स विच आर लेस डेवलप्ड, दे आर मीन्स कंपैरेटिवली बेटर डेवलप्ड। अगर हम उसको शुतुरमुर्ग से तुलना करें तो इनमें ज्यादा डेवलप होते हैं शुतुरमुर्ग के कंपैरिजन में। देन नो डिस्टिंक्ट टेल फीदर्स, आप देख रहे हैं इनमें टेल फीदर्स कुछ भी नहीं है, जो भी हैं वो इसके इस ट्रंक एरिया में है। देन हेड्स एंड नेक्स आर फीदर्स, इसका जो सिर है आप देखिए थोड़े से इसमें आपको बाल, इसमें इनके फीदर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड लाइट a very small line of the feathers is available, is found here also. Fond of bathing and able to swim, ये एनिमल है, ये नहाने बहुत शौकीन है और able to swim, और पानी में खूब तैरना भी इसको अच्छा लगता है, and it can swim also, it is able to swim. Then male is polygamous, again बिल्कुल वही वाली जो विशेषता है जैसे कि हमने ऑस्ट्रिच में देखी। The male is polygamous means one male with so many partners, female partners. Then plumes are used to form feather dusters, इसके जो प्लूम्स होते हैं, जो पंख होते हैं,
वो इसके फेदर डस्टर्स को बनाने में उसको उनका इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट इज द एम्यू विच इज जोलॉजिकली नोन एज ड्रोमियस एंड इसकी आज तक जो है 2 स्पीशीज इसकी आइडेंटिफाइड हैं। ये इसका आप पिक्चर देख सकते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की हमने ऑस्ट्रिच पढ़ी है। एंड इट इज मोर देन 1.5 meters इन हाइट, confined टू ऑस्ट्रेलिया ओनली। देन मोर सिलेंडर बॉडी बट शॉर्टर नेक देन एन ऑस्ट्रिच। आप देख रहे हैं इसकी गर्दन थोड़ी कम ऊंची है, छोटी है कंपैरेटिव टू दी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के कंपैरिजन में। देन बॉडी इज कवर्ड विद ड्रैप कलर्ड प्लूमेज इन बोथ सेक्सेस। दोनों में एक जैसा जो है इनमें कलर होता है, इसके प्लूमेज का कोई फर्क नहीं होता। तो नो डेकोरेटिव प्लूम्स इन मेल्स टेल। आप देख रहे हैं इनमें कोई भी दूसरे प्रकार का, ना ही कोई दूसरे रंग का, ना ही कोई दूसरे तरीके का इसमें ये इनका प्लूमेज दिखाई देता है, प्लूम्स दिखाई दे रहे हैं। देन मोनोगैमस, दिस इज अ डिफरेंस in emu, that it is a monogamous animal. While we have studied ostrich as well as rhea, they both were the monogamous. They both were the polygamous. This animal is monogamous. Then this next is remarkable tracheal pouch connected by windpipe, fully developed in adults. So they have a very internally they have a tracheal pouch which is connected with their windpipe. Then these are the herbivorous animals, love bathing and swimming. तैरना और इनको नहाना इनको पानी में बहुत अच्छा लगता है और प्योरली हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। और स्किन विद फीडर यूज इन रग्स एंड मैट्स। इनकी जो स्किन होती है वो रग्स एंड मैट्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। बर्ड्स फैट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। दिस इज एन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वी कैन से ऑफ दिस एनिमल दैट देयर फैट इज यूज्ड एज अ lubricant. Flesh is moderately good for eating as compared with the ostrich and the rhea. Their flesh is, palatable. Then dark green eggs and artistic ornaments. इनके जो अंडे होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और उनको हम ऑर्नामेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Then this is a picture of cassowary. Cassowaries, 20 species and subspecies. इसकी आज तक जो है वो इतनी स्पीशीज इसकी नोन है वर्ल्ड वाइड, जहाँ ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया में या एडजेसेंट आइलैंड्स में जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पर 20 स्पीशीज इसकी आज तक आइडेंटिफाइड है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। देन दिस एनिमल इज शाय, नॉक्टर्नल एंड रेयरली सीन। क्योंकि शर्मीला है, रात्रि को चलता है, इसलिए दिन में कभी कभी दिखाई देता है। जितनी भी इसकी एक्टिविटीज हैं भोजन लेने की या जो दूसरी अदर एक्टिविटीज, ये पूरी की पूरी रात में ये एनिमल करता है। तो इन डे टाइम इट इज रेयरली सीन। एडल्ट ब्लैक, यंग ब्राउन। ये इनके कलर में वेरिएशंस है कि जब छोटे होते हैं तो ब्राउन कलर के इनका ये होता है पंख, प्लूमेज जो है, व्हाइल इन एडल्ट दैट इज ब्लैक। देन फोर लिम्स आर वेरी स्मॉल। आप देख सकते हैं कि इसके जो फोर लिम्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। देन ईच फुट हैज 3 क्लॉड टोज। इसमें 3 उंगलियां होती हैं इनके फुट में। हैज अ हॉर्नी हेलमेट। ये इसका सबसे बड़ा पिक्यूलियर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कैसोवरीज का कि इनके सर के ऊपर एक हॉर्नी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे इसमें हॉर्नी हेलमेट हम जैसे कहते हैं। क्योंकि ये जब रात में चलता है या दौड़ता है तो जो सर झुका करके जैसे जंगल में चलता है, दौड़ता है, तो उस वक्त जो इसका ये हेलमेट है, इसीलिए शायद इसको हेलमेट कहा गया है। The name is given as helmet because it protects its head in the night walking. Then the skin of head and neck is brightly tinted. आप देख रहे हैं, they are very bright, beautiful colors are there in their head and their neck and its neck. They are quarrelsome and vicious birds. बहुत झगड़ालू होती हैं और लड़ाकू टाइप की और आक्रमणकारी भी होती हैं। अगर इनको कोई भी इनको लगता है कुछ अपने लिए डिस्टर्बेंस तो they immediately attack on the other animal. Then even attack on human beings if disturbed. Yes, अगर आदमी भी इनको तंग करे तो ये उससे भी नहीं घबराएंगे, ये उसको फौरन अटैक कर देंगे। This is a very interesting, its nature. They can be tamed and very affectionate sometimes. इनको अगर कोई टैम करना चाहे, कोई इनको पालतू बनाना चाहे तो इनको तो बड़े आराम से इनको टैम किया जा सकता है, इनको सिखाया जा सकता है। इनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है।
एंड एट दैट टाइम दे आर वेरी अफेक्शनेट, और जब ये इनको टैम किया जाता है तो उस वक्त ये बहुत ही प्यार से दूसरे के साथ में रहती हैं. दे आर नेवर quarrelsome or vicious at that time. Then flesh is palatable. Of course, इनका जो मीट होता है वो खाने योग्य होता है, अच्छा होता है. Then this is the next bird which is known as kiwi commonly, and scientifically, zoologically it is Apteryx, and this is the smallest living flightless bird. As I said, ये जैसे मैंने आपको बताया कि smallest living flightless bird है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है. एंड इट्स साइज इज लाइक डोमेस्टिक हैन, जो घरेलू मुर्गी होती है उनके जैसा इनका साइज होता है. एंड दिस रेडिश और ग्रेइश ब्राउन कोल्ड हेयर्स लाइक फेदर्स, इसके आप देख रहे हैं ये थोड़े से ब्राउनिश और रेडिश से टिंच को लिए हुए इनके बाल इनके बदन पे, इनके शरीर पर होते हैं. एंड इनके फेदर्स जो हैं दे आर लाइक हेयर्स, यू नो. देन स्ट्रॉन्ग बैकवर्डली सिचुएटेड लेग्स, इनके जो पैर हैं दे आर नॉट इन द मिडल ऑफ द बॉडी, दे आर द पोस्टीरियर एंड of the you know, at the posterior side of the end of the body, and they are strong and with 3 toes, 1 2 3 you may see here. Then narrow elongated beak, बहुत लंबी और काफी strong इनकी beak होती है, और जो नीचे की तरफ means towards the ground it is directed, and it's like repair of steel, बहुत ही hard होती है, इसीलिए इसको रिपेयर ऑफ स्टील के जैसे इसको माना गया है. देन नॉस्ट्रिल्स आर नियर द एपेक्स ऑफ द बीक, यहाँ पर एट द टॉप ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, द टॉप ऑफ द बीक देयर आर द नॉस्ट्रिल, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, वन इज हियर एंड अदर वन इज देयर. सो एंड द विंग्स आर रूडिमेंट्री, आप देख रहे हैं. टेल फीदर्स आर लैकिंग, टेल पश्च भाग में इसके कोई भी इस प्रकार का कोई पंख नहीं है. जो भी है पंख इनके, वेदर दे आर रूडिमेंट्री और दे आर हेयर लाइक, दे आर ऑन द ट्रंक रीजन. Then head and eyes are comparatively small, शरीर बहुत बड़ा है, सर बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा है, और keen sense of smell, इनमें सूंघने की जो क्षमता होती है इस एनिमल में वो बहुत ज्यादा होती है. Nocturnal and burrowing, रात्रिचर होते हैं और छोटे छोटे होल बना करके they live in their habitat, runs at good speed, बहुत अच्छा सा दौड़ लेते हैं. And females are larger in size, lay largest eggs compared to the body size of any known animal. जो इनकी फीमेल्स हैं वो साइज में बड़ी होती हैं कंपैरेटिव टू द मेल्स, एंड दे अपने शरीर के अनुपात में वो अंडे बड़े अंडे को वो ले करती हैं. द फ्लेश इज ईटन इधर रोस्टेड और बॉइल्ड, इनके फ्लैश को जो है वो या तो रोस्ट करके खाया जा सकता है या बॉइल करके खाया जा सकता है. एंड इन न्यूजीलैंड सेंचुरीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट देम. Because of their economic importance and because of their usefulness, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है उसने they have made a wonderful initiative that the sanctuaries are made to protect these kiwis और apteryx, क्योंकि ये सब endangered animals में से भी आते हैं, तो इसलिए जो है इनको इन सब चीजों की जरूरत है प्रोटेक्टेड एरियाज की, जिससे कि इनकी संख्या बनी रहे, ये पृथ्वी पर हमेशा पाए जाएं. देन मोआज, ये एक बड़ी ही अलग तरीके की बर्ड है जो कि इट्स एन एक्सटिंक्ट बर्ड. ये एक्सटिंक्ट है, ये जो है ये पाई नहीं जाती. ये 14वीं-15वीं शताब्दी में जो है ये यहाँ से न्यूजीलैंड से ये खत्म हो गई थी. इनका जो बट दे आर वेरी ह्यूज, यू कैन सी डायनासोर्स, मतलब लगभग ये उसी तरीके के ये एनिमल्स, ये बर्ड्स जो हैं ये दिखाई दे रही हैं. सो दे आर दिस कॉमन नेम इज मोआज एंड देयर साइंटिफिक zoological नेम इज द Deinonymus. Till date 9 species were identified for this animal. And there is a different order for these animals, these birds, that is the Deinonythiformes. So they are totally endemic to New Zealand. They were totally endemic to New Zealand, and they have wingless. This is a very unique bird which had no wings. इनमें कभी भी पंख नहीं थे, lacking even the vestigial wings. इनमें अवशेषी पंख भी नहीं थे, तो ये उड़ने में तो बिल्कुल ही even they cannot jump. ये जो है लॉन्ग स्ट्राइड नहीं, they can only walk, they were able to only walk to the surface.
तो डोमिनेंट हर्बीवोर्स थे। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बर्ड अराउंड 3.6 मीटर्स इन हाइट है। इसकी लॉन्ग नेक है, काफी लंबी, इवन मोर देन शुतुरमुर्ग इसकी नेक थी। एंड इसका वजन जो था वो 230 किलोग्राम से भी ज्यादा इसका वजन पाया गया था। उस वक्त के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं। एंड ये जो है बट दे वर कंप्लीटली हर्बीवोरस एनिमल्स। 2005 में एक स्टडी हुई थी इंटरनेशनली, सो दैट स्टडी सेट कि ये ऑस्ट्रेलियन एमू एंड कैसोवरीज के कजन्स थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो एमू एंड कैसोवरीज पाए गए। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया इज फार अवे फ्रॉम दी न्यूजीलैंड। सो उनको ये कहा गया कि उस वक्त ये उनके उस जो इनकी लीनियज है दैट इज फ्रॉम दैट पॉइंट। लेकिन 2010 में एक दूसरी स्टडी इनके ऊपर की गई, तो उसने ये पाया कि टिनामस इज अ बर्ड विच इज एबल टू फ्लाई। सो सरप्राइजिंगली ये डीएनए रिपोर्ट्स थी इनकी जो पाई गई, जिन्होंने ये रिजल्ट दिए कि ये दे वर द क्लोजली रिलेटेड कजन्स टू द टिनामस बर्ड। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल नो वन मीन्स हम इसको देख करके अगर हम पहले देखेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कोई बर्ड है। डेफिनेटली इसको देख करके जो एक इमेज मन में आती है वो ये आती है कि ये जरूर डायनासोर फैमिली का एनिमल होगा। बट नो, दिस इज मोआर, दिस वाज मोआज एंड ये एक न्यूजीलैंड का एक एंडेमिक विंगलेस बर्ड एनिमल है, विंगलेस बर्ड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और इसके फोटोग्राफ्स आपको दिखाने की कोशिश की है। दिस इज डोडो एंड दिस इज ग्रे टॉक, दिस इज वेका, देन कैम्पबेल टील, फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट एंड दिस इज पेंगुइन। पेंगुइन को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्कवरी चैनल्स पे इसके बहुत प्रोग्राम्स आते हैं। अदरवाइज these birds are also very much known to us. So here we have I have brought one slide for the facts regarding the facts of these birds, that fossils are recorded in North America and Europe proved ubiquitous distribution. यहाँ पर कुछ इनके रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं जो इनका यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। यूबिक्विटस माने कि जो कि पूरी जगह एक समान रूप से पाए जाते हैं। जबकि हमने इससे पहले बात की तो ये बताया कि दे हैव discontinuous distribution, but their fossil records they say that no, they are ubiquitous animals. ये सारी चिड़ियाएं सभी जगह पाई जाती थी। Now New Zealand has more species of flightless birds, including the kiwis and several species of penguins, than any other country. ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। न्यूजीलैंड जो कि एक आइलैंड है सदर्न हेमिस्फेयर में, इसमें सबसे ज्यादा फ्लाइटलेस बर्ड्स पाई गई किसी और दूसरी जगह के अपेक्षा में। So one reason is that until the arrival of humans roughly 1000 years ago, there were no large land predators in New Zealand. ये माना जाता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा आइलैंड था जिसपे कि ह्यूमंस का जो मानव का जो आना था वो काफी बाद में हुआ। तो क्योंकि इंसान का हस्तक्षेप काफी देर से हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो एनिमल लाइफ थी या बर्ड लाइफ थी वो काफी प्रेवलेंट फॉर्म में पाई गई। जो वाइल्ड लाइफ थी वो काफी ज्यादा बहुतायत संख्या में पाई गई, इसी वजह से क्योंकि इंसान वहां पर उस आइलैंड पर काफी देर से पहुंचे। द मेन प्रेडेटर ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स वर द लार्जर बर्ड्स, फैमिलीज ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज द नाउ एक्सटिंक्ट। इनकी इन चिड़ियाओं को जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और जो न्यूजीलैंड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पाई गई या दूसरी तरीके की जो वाइल्ड लाइफ थी, उसको अगर सिर्फ खतरा था जो उनको शिकार कर सकते थे तो वो खाली एक इस फैमिली के कुछ एनिमल्स थे जो कि उनको अटैक करते थे। अदरवाइज उनको दूसरे और किसी अपने से शक्तिशाली या ऐसे किसी भी जीव का उनको खतरा नहीं था जिससे कि उनकी लाइफ को कोई या उनके फ्लरिशमेंट को उनको कोई प्रॉब्लम हो, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े ना घटे। तो इस प्रकार का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है या अदर देन द वाइल्ड लाइफ आल्सो, दे ऑल हैव द थ्रेट्स फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स. Human is using these animals or the our resources अपने फायदे के लिए जो है वो इंसान बहुत कुछ
गलत काम भी करता है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे और दूसरे प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को भी। तो यहाँ पर इसी चीज को इंगित किया गया है कि क्योंकि इंसानी हस्तक्षेप वहां पर नहीं था, तो जो भी इनको खतरा था इन फ्लाइटलेस बर्ड्स को, वो अपने ही दूसरे जीव जंतुओं से था जो कि कंपैरिजन में कम थे। तो इसी वजह से जो है शायद इनका जो नंबर था वो ज्यादा था किसी दूसरे आइलैंड की वजह से कंपेयर के अपेक्षाकृत। So many domesticated birds such as some breeds of domestic chicken and domestic duck have lost the ability to fly. ये देखा गया है या it is proven study that जो हमारी domesticated birds हैं, जैसे कि हमारे chickens हैं या ducks हैं, ये हम सब जानते हैं कि वो उड़ नहीं सकते, वो सिर्फ जंप कर लेते हैं, थोड़ी दूर तक दौड़ लेते हैं। लेकिन ये भी एक रिसर्च स्टडी बताती है कि जो उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स थे, द रेड जंगल फाउल एंड द मलर्ड, दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ फ्लाइट। सो दिस इज अ वेरी गुड फैक्ट विच कम्स आउट फ्रॉम द रिसर्चेस कि जो ये हमारी चिड़ियाएं थी, डोमेस्टिक डक्स एंड डोमेस्टिक चिकन, इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो इनके पूर्वज थे, वो बहुत अच्छा उड़ लेते थे और दे वर परफेक्टली एबल टू फ्लाई। But these birds we know that they are not able to fly. ये सिर्फ दौड़ती हैं हमारे घर आंगनों में, ये हमें देखने को मिलता है। कुछ और चीजें हैं जो और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बनाती हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स को, जैसे कि स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज एन इनएक्सेसिबल इन आइलैंड रेल, लेंथ इज 12.5 centimeter, weight is 34.7 grams. So this is the smallest flightless bird, which is called rail, island, inaccessible island rail. And the largest living, both heaviest and tallest flightless bird is the ostrich. It's a living flightless bird. ये जो जीवित है, their height is 2.7 and the weight is 156 kilogram. Although some extinct species grew to larger size. जैसे कि हमने आपसे पहले बताया कि कुछ और फिशेस थी, जैसे मोआस थे, वो काफी लंबे थे, और दूसरी फिश जैसे कि हमने एलिफेंट बर्ड को हम बता रहे हैं, ये दिस इज एपोरिनिस, दिस इज एन एलिफेंट बर्ड ऑफ मेडागास्कर। इट वाज द हेवीएस्ट बर्ड एवर नोन, जबकि ये आज की डेट में ये एक्सटिंक्ट बर्ड है, ये जीवित नहीं है, लेकिन इट वाज द हेवीएस्ट बर्ड। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये जो जीवित है वो ऑस्ट्रिच है, लेकिन जो पहले थी आज तक के डेट में अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज द एलिफेंट बर्ड ऑफ मेडागास्कर। A large Aepirnis could weight over 400 kilograms. आप देख सकते हैं कि इसका वजन सिर्फ 156 किलोग्राम है, and it is only 2.7 meters in height. While this elephant bird it could reach up to 400 kilograms and the height was 3 meters. So ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएं पाई गई। देन इकोनॉमिकली अगर हम इनको देखते हैं, चिड़ियाएं कई प्रकार से फायदे की भी हैं। Flightless birds are the easiest to take care of in captivity because they do not have to be caged. Then reptilian humans have had a long relationship starting with the use of the egg for water containers, jewelry और other art mediums. ये काफी सारी चीजें हमें मालूम भी हैं, और जैसे कि हमने कहा कि इनको जो है बड़े आराम से इनको कैप्टिविटी में रखा जा सकता है और बड़े आराम से रह लेती हैं वो, उनको कोई ऐसे वो कोई दूसरे प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं होता इन चिड़ियाओं को के साथ में, जैसे कि हमें और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के साथ में होता है। रैटिटी यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड्स और जो इंसान है, दे हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, इनका काफी पुराना इनका संबंध है। जैसे कि हम इनके एग्स को वाटर कंटेनर, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है कि उसे हम समटाइम्स स्मॉल कंटेनर ही सही एज कंपेयर टू द अदर कंटेनर्स विच वी हैव टुडे, but they are used as water containers, jewelry and other art mediums. Then male ostrich feathers were popular for hats. जैसे कि आपसे बताया कि पहले के जमाने में जो बड़े बड़े hats
शौकीन लोग पहनते थे, महारानियां पहनती थी, राजा लोग पहनते थे, तो उनके हैट्स में इनके ऑस्ट्रिचेस के फेदर्स को इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, विच लेड टू हंटिंग एंड शार्प। वो उन फेदर्स को लेने के लिए उन एनिमल्स को पहले मारना पड़ता था, उनका शिकार होता था और उनको मारना पड़ता था, जिसकी वजह से देयर वाज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ दीज ऑस्ट्रिचेस। सो ऑस्ट्रिच फार्मिंग ग्रू आउट ऑफ दिस नीड। इसी वजह से इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑस्ट्रिच की फार्मिंग शुरू की गई और ह्यूमंस हार्वेस्टेड फीदर्स, हाइड्स, एग्स एंड मीट फ्रॉम द ऑस्ट्रिच। और उसी फार्मिंग के जो बाद में जो चीजें हमें पाई जाती हैं, जो हमारे कमर्शियली जो हमारे यूज की हैं, वो हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। देन एमयू फार्मिंग इज ऑल्सो बिकेम पॉपुलर फॉर सिमिलर रीजन एंड फॉर देयर एमयू ऑयल। जैसे मैंने आपसे बताया कि एमयू ऑयल इज वेरी मच इट्स अ मेडिसिनल वैल्यू इट हैज। सो इसकी भी फार्मिंग की जाती है, एमयू की भी फार्मिंग की जाती है, और इसके अलावा भी इसमें और कई सारी चीजें हैं जो हमें इन एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, एमयू से, एमयू की फार्मिंग करने से। Then rear feeders are popular for dusters and eggs and meat are used for chicken and pet feed in South America. इसी प्रकार से रिया जो फ्लाइटलेस बर्ड है उसके फेदर्स को भी हम डस्टर्स के लिए यूज करते हैं, और अंडा और जो उसकी मीट है उसको भी हम अपने जो मुर्गी है, चिकन है मुर्गी के बच्चे, उनके लिए, और जो हमारे पेट्स होते हैं उनके भोजन के रूप में हम साउथ अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। देन रेटिटी स्किन्स आर पॉपुलर फॉर लेदर प्रोडक्ट्स लाइक शूज। ये एक ओवरऑल एक ये इकोनॉमिकली वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है फॉर द रेटिटी birds that their skin is used as like product for shoes. थोड़ा सा अगर हम अभी ओरिजिन्स की बात करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनका उद्भव कैसे हुआ, ये उत्पन्न कैसे हुई, किस प्रकार से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाई गई, किस प्रकार से ये एंडेमिक बनी, किस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें देखने को नहीं मिलता, ये तमाम सारी चीजें जो हैं ये क्वेश्चन राइज करती हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द इन बर्ड्स के लिए। सो इसमें देयर आर सो मेनी व्यूज जो कि ये बताते हैं कि ये किस प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ है। जैसे कि सबसे पहला जो हमें बताता है कि दैट इज अ स्टैंडर्ड इवोल्यूशनरी फेयर दैट रेटिटीज हैड अ सिंगल ओरिजिन। सबसे पहले बहुत सारे थॉट्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पर काम करते हैं, और उसमें से एक थॉट ये निकल करके आता है कि दे हैव अ सिंगल ओरिजिन। इनका जो उद्भव है ये एक सिंगल एंसेस्टर से, सिंगल पेरेंट से, सिंगल लीनियज से इनका हुआ है, विद ऑल ऑफ देम डिसेंडिंग फ्रॉम अ कॉमन फ्लाइटलेस एंसेस्टर्स। इनका कहना यह है कि ये सब उद्भव हुए हैं, इनका ओरिजिन हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है एक फ्लाइटलेस एंसेस्टर से। इनके जो पूर्वज थे उनका कहना है वो उड़ने में अक्षम थे, सक्षम नहीं थे, उन्हीं से ही इनका उद्भव हुआ है। बिकॉज दे ऑल शेयर कॉमन बिहेवियरल ट्रेट्स। उसके लिए जो उन्होंने अपने तर्क दिए वो उन्होंने ये तर्क दिए क्योंकि इनके सब जो इनका जो बिहेवियर है, जो इनके क्रियाकलाप हैं, जो लक्षण हैं, वो सब क्योंकि एक जैसे हैं, और एनाटॉमिकल फीचर्स जो इनके आंतरिक जो इनके लक्षण हैं या जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो भी सब एक जैसे हैं। जैसे कि एब्सेंस ऑफ कीज इन ब्रेस्ट बोन्स, स्मॉलर सिंपल एंड फीवर विंग बोन्स, बिगर लेग बोन्स एंड नॉन एरोडायनामिक फेदर्स। ये सब ये सारे के सारे मिलकर के एक इस कंक्लूजन पे इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप है ये बताता है कि इन सब की उत्पत्ति फ्लाइटलेस एंसेस्टर से हुई है, ऐसे अपने पूर्वज से जो कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। दूसरा जो एक ग्रुप है वो ये कहता है कि रिगार्डिंग देयर बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन है पूरे विश्व में फैले हुए, भले ही वो अलग अलग जगहों पर हैं। They are endemic to their specific areas, specific continents, specific islands, but they are found all over the world. They are dispersed in all over throughout the world.
सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रिच इन अफ्रीका, रियाज इन साउथ अमेरिका, मूज एंड कैसोवेरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड न्यू गिनिया, किवी एंड माओज इन न्यूजीलैंड, एंड एलिफेंट बर्ड इन मेडागास्कर. Accordingly, the common ancestor of the flightless bird supposedly emerged before continental breakup. ये ग्रुप अपने सपोर्ट में ये कहता है कि then as different lineages formed, they become separated and distributed around the world as land masses shifted apart. इनका ये कहना है कि जरूर जो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉन्टिनेंट्स के अलग होने से पहले ही इन सब जगहों पर पहुंच चुके थे, यहाँ पर थे और मेडागास्कर में थे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में वो इनके जो एंसेस्टर्स थे वो वहां थे. और उसके बाद एकदम से कॉन्टिनेंट्स का जैसे ब्रेकअप हुआ तो उस ब्रेकअप के होने के बाद इनके जो पेरेंट्स थे या जो इनके एंसेस्टर्स थे उन्हीं से ही वो लीनिएजेस बनती चली गई और बाद में वो पूरा का पूरा उस एरिया के लिए एक एंडेमिक बर्ड के रूप में कहलाए गए. ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था इनका अपने इस थॉट के लिए जो इन्होंने एक थ्योरी दी थी. देन एक और व्यू है जो इट इज अ रिसेंट स्टडी which says that as part of other studies, scientists used 20 different regions of nuclear DNA taken from 18 different bird taxa to build an evolutionary tree for ratities. उन्होंने 18 अलग अलग चिड़ियाओं के उन्होंने डीएनए के न्यूक्लियर डीएनए के उन्होंने अलग अलग रीजन्स को उन्होंने लिया और उन्होंने एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाने की उन्होंने कोशिश की, एक उनका इतिहास लेने की कोशिश की इन चिड़ियाओं का जो कि फ्लाइटलेस चिड़ियाएं हैं. तब वो जिस नतीजे पर आए वो नतीजा कहता है इट टर्न्स आउट दैट दे आइडेंटिफाइड नॉट 1 but 3 डिस्टिंक्ट lineages फॉर द ratities. जब उन्होंने वो इवोल्यूशनरी ट्री बनाया उस डीएनए न्यूक्लियर डीएनए के अलग अलग स्टडीज से, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए कि ये सारी जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ये 3 अलग अलग lineages, इनके 3 अलग अलग एंसेस्टर्स थे जिनसे कि इनका उद्भव हुआ है. So finally they gave a conclusion that there were 3 distinct lineages for all these groups of the orders of the Ratitae. The lineages include one for ostrich, the first lineage was for ostrich, one for riaz and one for kiwis. इस प्रकार से उन्होंने 3 lineages, 3 ancestors उन्होंने अलग अलग बताए, ostriches के अलग, riaz के लिए अलग और kiwis के लिए अलग, emus and cassowaries, and the last one was kiwis, emus and cassowaries. In other words, flight was lost on 3 separate occasions in Ratites, not once. उनके हिसाब इनके इस स्टडी के तर्क पर अगर हम जाते हैं तो वो कहता है, ये तर्क ये कहता है कि जो फ्लाइटलेस बर्ड का ना उड़ पाने का जो एक कैरेक्टर है, जो एक लक्षण है, वो अलग अलग तरीके से खत्म हुआ, वो एक साथ खत्म नहीं हुआ. Then the last one is the biological convergence. Biological convergence एक वो फिनोमिना, इसको डिफाइन अगर हम करते हैं तो ये एक वो फिनोमिना है जिसमें कि अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले एनिमल्स में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं. दे आर बायोलॉजिकली और बिहेवियरली दे आर सिमिलर समहाउ. सो लेकिन उनकी जो है वो लीनिएजेस जो हैं वो अलग अलग होती हैं. सो समहाउ दे कन्वर्ज at one point that they are similar in one characteristic. So biological due to on the basis of biological convergence is widespread pattern in nature in which unrelated organisms possesses nearly identical anatomical, physiological, behavioral and biochemical characteristics. So that is what I have said कि biological convergence में ये एक वो उस तरीके की पैटर्न होते हैं या एक वो फिनोमिना है जिसमें कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, जिनका की एंसेस्ट्रल, जिनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, जिनके एंसेस्टर्स दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे हैव द आइडेंटिकल एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. The loss of flight in the ratites on 3 separate occasions adds one more example of biological convergence. अगर हम इस तर्क को देखते हैं कि जो इनकी फ्लाइट है वो अलग अलग ओकेजन्स पे इनके
लॉस्ट हुई है, खोई है, खत्म हुई है, और हैं ये 3 अलग अलग डिफरेंट लिनिएजेस से, तो ये तर्क बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस को पूरे तरीके से सिद्ध साबित करता है। थैंक्स।